नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवीलाल रोज सहायकाचार्य हिंदी। आज हम बात करेंगे साठोतरी कविता के बारे में। कॉलेज शिक्षा विभाग आयुक्तालय राजस्थान जयपुर के ज्ञानदूत 2 कार्यक्रम में आपका एक बार हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय रहेगा साठोतरी कविता। सबसे पहले बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन की कड़ी चोट जैसे जीवन को सहनी पड़ती है, वैसे ही कविता को भी सहनी पड़ती है। धीरे धीरे जब नई कविता का विकास अवरुद्ध होने लगा तो कुछ नई काव्य धाराओं ने जन्म लिया। उन्हीं काव्य धाराओं में से एक है साठोतरी कविता। आज़ादी आई तो एक खास किस्म की मुक्ति हमें मिली। कई वर्षों का सपना पूरा हुआ और जब वह पूरा हुआ तो हमने भी कुछ सपने संजोए थे। देश विदेश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम मानवता का राग अलापते रहे। अहिंसा, क्षमा और तटस्थता के हथियारों से लैस होकर अपनी जिंदगी को जीते रहे। किंतु सन 1960 का वर्ष बीतते ही हमारे सपनों के फूल बिखरने लगे। उनकी एक एक पंखुड़ी एक एक प्रश्न बनकर हमारे सामने फैल गई। हम उन प्रश्नों से जूझते, उनका कोई हल निकालते कि तभी चीनी आक्रांताओं की बंदूकें व तोपें धुआं उगलने लगी। उन्होंने हमारी मित्रता और भाईचारे की नीति का फायदा उठाकर हम पर आक्रमण कर दिया और हमारे राजनीतिक आका समझौते के सिवा कुछ नहीं कर सके। अहिंसा, क्षमा और तटस्थ नीतियों का रंग पहली बार फीका नजर आने लगा। सन 1960 के बाद जीवन बदला, राजनीतिक शक्ति बदली और इस बदलते हुए समस्त परिवेश के प्रभाव से कविता भी अपने आप को बचा नहीं पाई और साठोतरी कविता इस बदले हुए परिवेश की अभिव्यक्ति का नाम है। 1960 के बाद लिखी गई कविता को साठोतरी कविता के नाम से जाना जाता है। इसका एक अन्य नाम समकालीन कविता भी है और इस कविता की मुख्य विशेषता इसमें युवा आक्रोश और मोह भंग है, तो उस नाम से इसको युवा आक्रोश और मोह भंग की कविता के नाम से भी जाना जाता है। परिवेश और पहचान। साठोतरी कविता का बदला मिजाज परिवेश जनित विवशता का परिणाम था। कविता में जो परिवेश और स्थितियां उभरी वे राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ नए विकसित जीवन मूल्यों और उनसे संबद्ध स्थितियों का सच्चा इतिहास है। इसमें अनेक प्रवृत्तियां उभरी हैं जो मोहभंग, स्पाट बयानी, विद्रोह, आक्रोश, आंतरिक संघर्ष, निर्मम वास्तविकताओं की प्रतिकृति, अर्थहीनता, ऊब, अकुलाहट, बेचैनी, असंतोष और अजनबियत के भावों से जुड़ी हुई है। चीन और पाकिस्तान का आक्रमण हुआ था, उस आक्रमण ने रही सही कसर है वो पूरी कर दी, क्योंकि उसने हमारी आज़ादी के सपने और हमारे राजनीतिक व्यवस्था की जो खोखले वादे थे उनकी पोल खोल करके रख दी थी। कुछ नए विकसित जीवन मूल्य भी विकसित हुए थे। इसमें लगता है कि पारंपरिक अर्थ में कविता स्थगित हो गई है और एक नई कविता धारणा का स्वर साठोतरी कविता में सुना जा सकता है। यह वह कविता है जो अन्याय के खिलाफ लड़ी है, शासन द्वारा कही जाने वाली चिकनी बातों पर आक्रोशी स्वर में जल रही है और अपनी समूची शब्दावली से आदमी और उसके परिवेश की हर परत को उघाड़ रही है। कवि दूधनाथ सिंह के शब्दों में हम साठोतरी कविता की मुख्य विशेषता को या उसके मूल मंतव्य को इस प्रकार जान सकते हैं। उन्होंने कहा था, यह वह कविता नहीं है, यह केवल खून सनी चमड़ी उतार की तरह है।
यह केवल रस नहीं, जहर है, जहर। तो दूधनाथ सिंह के शब्दों से स्पष्ट होता है कि साठोत्री कविता में निर्मम वास्तविकताओं की क्रूर अभिव्यंजना हुई है। अब हम बात करते हैं साठोत्री कविता के प्रतिनिधि कवियों के बारे में। इनमें प्रमुख हैं रघुवीर सहाय, धूमिल, बलदेव वंशी, लीलाधर जगुड़ी, श्याम विमल, श्रीकांत वर्मा, राजकमल चौधरी, प्रयाग शुक्ल, मलयज, चंद्रकांत देवताले, दूधनाथ सिंह, सौमित्र मोहन, श्री राम वर्मा आदि। अब हम साठोत्री कविता की मुख्य प्रवृत्तियां, मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी थी, एक नज़र उन पर डालते हैं। सबसे पहली विशेषता की बात करते हैं, रोमानी संस्कारों से मुक्ति। सन 60 के बाद की कविता रोमानी या छायावादी अभिरुचि या संस्कारों से मुक्ति की कविता है। नई कविता नवीन तो थी, यथार्थ तो थी, परिवेश से भी संबद्ध थी, किंतु एक सीमा तक छायावादी सौंदर्य से वो सिक्त थी, यानी वो पूर्णतः छायावादी रोमानी संस्कारों से मुक्त नहीं हो पाई थी। साठोत्र कवियों ने उस खिड़की को ही बंद कर दिया जहां से वे सौंदर्य के बिंब दिखाई देते हैं जो छायावाद से मेल खाते थे। यह कविता जीवन और यथार्थ से सीधा साक्षात्कार कराती है। कमलेश की पंक्तियों में बात करें तो प्रेम के घेरे को तोड़ करके वो रोजमर्रा की भीड़ में घुस करके सीधे सीधे ये कहते हैं कि बाजार में आज 6 छटांक की ही दाल मिली, प्याज भी चांदी की तरह तेज, 1.5 रुपये कचहरी में लग गए, कहाँ से लाते तरबूज, सुना है ऊंच गांव में कोई गमी हो गई है। यानी इन्होंने अपने जीवन की रोजमर्रा की एक एक छोटी सी परेशानी को इन पंक्तियों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। दूसरी प्रवृत्ति की बात करते हैं, वो है मोहभंग। समकालीन कविता समाज की मृत मान्यताओं, टूटती परंपराओं और मोहभंग की कविता है। उसमें आज की विकृत जिंदगी और संबंधों की खींच अभिव्यक्ति हुई है। आज़ादी के बाद ठोस उपलब्धि के नाम पर केवल आज़ादी शब्द ही मिला, जिसे 3 थके हुए रंगों से जाना जा सकता है। यह मोहभंग क्यों हुआ, इसके पीछे भी कुछ प्रवृत्तियां काम करती हैं, जैसे चीन का आक्रमण, ताशकंद समझौता, कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता, जड़ता, राजनीतिक अव्यवस्था, भ्रष्टाचार, नेताओं द्वारा प्रदत्त झूठे आश्वासन, निरंतर बढ़ती हुई कमर तोड़ महंगाई, अकाल, बेरोजगारी, भुखमरी, जातिवाद और भ्रष्ट प्रशासन आदि अनेक ऐसे तत्व थे जिनसे मोहभंग की स्थिति उत्पन्न हुई। देश के नेता व प्रशासक लापरवाही से नींद में ऊँघते रहे, कुर्सी की लड़ाई उखाड़ पछाड़ चलती रही, शोषक अपने पेट का आयतन बढ़ाते रहे, बड़े बड़े पूंजीपतियों के कुर्तों के घेरे बोरी बन गए और मदांध और सत्ता लोलुप अपनी गति से चलते रहे, परंतु इनको सामान्य जनता की या सामान्य जनजीवन की कोई भी खबर नहीं थी। कवि धूमल लिखते हैं कि मैंने इंतजार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी। तीसरी प्रवृत्ति की बात करते हैं, जीवन से सीधा साक्षात्कार। साठोत्री कविता परिवेश के प्रति प्रतिबद्ध है। इसमें निर्मम वास्तविकताओं का यथार्थ चित्रण हुआ है। जीवन के प्रति बना हुआ मोह टूटा है, जीवन के प्रति एक विद्रोह पनपा है। जो सुख सुविधाओं के घेरे थे वो सारे के सारे साठोत्री कवियों ने तोड़ दिए। धूमिल की कविताओं में संसद, संविधान, प्रजातंत्र, जनता सभी का खुला कच्चा चिट्ठा देखा जा सकता है। वो लिखते हैं संसद पर व्यंग्य करते हुए कि अपने यहाँ संसद
तेली की वह कहानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। अस्वीकार की मुद्रा। साठोत्री कविता जिस परिवेश की देन है वह काफ़ी भयावह, थोथा और विसंगतिपूर्ण है। उसमें मिथ्या आदर्श व कृत्रिम और पोची मान्यताएं इतनी अधिक है कि आज का कवि उनके प्रति एक अस्वीकार का भाव लिए हुए है। उनके माथे पर, चेहरे पर और जुबान पर सब जगह अस्वीकार ही अस्वीकार है। यह अस्वीकार की मुद्रा रचनात्मक है, कोरी भावात्मक नहीं है। कवि राजकमल चौधरी की पंक्तियाँ। पराजय के 30 वर्षों में एकत्र की गई धर्म, सेक्स, इतिहास, समाज, परिकल्पना, ज्योतिष की किताबें, डाक टिकट, सिक्के, सोवीनियर में बड़े डाकघर के बहुत बड़े लेटर बॉक्स में डाल आया। यानी इन कविता की पंक्तियों में जो पूरी भावात्मकता है वो नज़र नहीं आती, केवल रचनात्मकता का स्वर विद्यमान है। आक्रोश और विद्रोह। लोक के लिए बनी व्यवस्था में लोक की घोर उपेक्षा के कारण समकालीन कविता में व्यवस्था के प्रति गहन आक्रोश एवं विद्रोह का भाव है। भारतीय परिवेश की विषमताओं, असंगत बातों, समाज के खोखलेपन, जड़ता आदि से गूंथा हुआ विषम जाल समकालीन कवि को विद्रोह पर उतरने के लिए विवश करता है। इस विद्रोह और आक्रोश युक्त तेवर में समाज, शासन, परिवेश और जीवन की असली शक्ल को बखूबी देखा जा सकता है। यह विद्रोह और आक्रोश अकारण नहीं है, इसके पीछे एक सही जीवन दृष्टि खोज लेने की एक ललक विद्यमान है। केसरी प्रसाद चौरसिया व्यंग्य करते हुए लिखते हैं, क्या दिया तुमने महज जय हिंद, फ़कत फाका कसी आंकड़े, बस आसमानी आंकड़े और गुत्थम गुत्थई राशन की कसी कतारें और बेरोजगारी। यानी उस समय का कवि शासन व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश और विद्रोह करता हुआ कहता है कि केवल आज़ादी, केवल जय हिंद के नारों से, केवल आंकड़ों से इस देश की भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी नहीं मिटाई जा सकती है। छीलने वाला व्यंग्य। वर्तमान परिवेश में जो स्वार्थंधता, भ्रष्टाचारिता और आपाधापी व्याप्त है, उसको अनुभव के दायरे में बांधते हुए साठोत्तर कवि ऐसा व्यंग्य करते हैं कि उससे अंतस की एक एक परत छिल जाती है। यानी व्यंग्य है वो यहाँ आकर के मार्मिक हो जाता है। व्यंग्य की पृष्ठिका नई कविता में तैयार हो गई थी, किंतु वहाँ व्यंग्य शालीन था और यहाँ आकर तीखा और मर्मांतक और आक्रामक हो गया है, क्योंकि यथास्थिति का स्वीकार यहाँ नहीं है। इसी कारण से व्यंग्यप्रक शब्दों में रघुवीर सहाय कहते हैं, संसद एक मंदिर है जहाँ किसी को द्रोही नहीं कहा जा सकता। दूध पिए, मुंह पोंछे, आ बैठे, जीवनदानी, गोंददानी, सदस्य तोंद सम्मुख धर, बोले कविता में देश प्रेम लाना, हरियाणा प्रेम लाना, आइसक्रीम लाना है। तो व्यंग्य क्षमता साठोत्री कविता की एक बहुत बड़ी शक्ति है। अगली विशेषता है संघर्षशीलता। साठोत्री कविता में जो परिवेश उभरा है वह पर्याप्त भयावह और तनावपूर्ण है। परिवेश व्यापी यह तनाव और भयावहता व्यक्ति व्यक्ति के संबंधों की कृत्रिमता और परिवर्तित मान मूल्यों के कारण और दहशत भरी हो जाती है। युवा कवि इन स्थितिगत भयावहताओं से भागना नहीं चाहता है, अपितु संघर्ष, आत्मसंघर्ष की भूमि पर खड़ा होकर अंतिम क्षण तक अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित होकर
साठोत्री कविता का रचनाकार अपने अस्तित्व के लिए संघर्षरत है। श्याम विमल की पंक्तियां, जिनमें संघर्ष का स्वर साफ और तेज सुनाई देता है। बांस के झुकने को मैं क्षमा नहीं कर सकता, मुझ में नहीं उगेगा बांस, कंकड़ से फोड़ूंगा दूर पड़े रस के गिलास, कांटे से बेंधूंगा फूलों की त्वचा, कीचड़ या तारकोल को मुट्ठियों में फेंकूंगा नंगे शरीर की अपराधी तोंदों व गालों पर। अगली विशेषता के बारे में बात करते हैं, राजनीतिक संदर्भों से साक्षात्कार। समकालीन काव्य धारा ने अपने चारों ओर के ठोस राजनीतिक यथार्थ को विविध स्तरों पर परिभाषित किया है। इनकी कविताओं में न तो दलगत राजनीति का प्रचार है और न ही किसी राजनीतिक सिद्धांत की स्तुति। ये कविता राजनीतिक लकवे से मुक्त है। कविता और राजनीति का संबंध काव्यात्मक और रचनात्मक स्तर पर ही होना चाहिए। यह साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ी विवाद का विषय रहा था कि कविता और राजनीति का संबंध कैसा होना चाहिए। तो कविता और राजनीति का संबंध केवल काव्यात्मक स्तर पर और रचनात्मक स्तर पर ही होना चाहिए। साठोत्री युग की किसी भी कविता को उठा लीजिए, उसमें कहीं न कहीं राजनीतिक परिवेश से सीधा साक्षात्कार अवश्य मिल जाएगा। जैसे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं, लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाएं, भागे जा रहे हैं सभी सीना फुलाएं। निर्मम वास्तविकताओं की बेपरद व्यंजना। साठोत्री कविता वर्तमान परिवेश की विसंगतियों, यंत्रणाओं और विविध भयावहताओं की बेपरद अभिव्यंजना कर रही है। जिंदगी में जो यंत्रणा व्याप्त है, गहरा असंतोष व निराशा है और जो अनिश्चयग्रस्त मानस है, उसकी सही व रचनात्मक स्तर पर व्यंजना अनेक साठोत्तर कवियों ने पूरी ईमानदारी से की है। दैनिक जीवन की अनुभूतियों को अव्यक्त सहजता से अभिव्यक्ति देती है। यह कविता अधिक तेज, धक्का मार और आज के जीवन की सड़ांध को अधिक प्रत्यक्षता से उभारती है। यह जीवन की विकसित चेतना और जटिलता की कविता है। कवि दूधनाथ सिंह वास्तविकताओं से साक्षात करवाते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें दिखाऊंगा बलगम से सने हुए गांव, पीव की फुहारों में उबले हुए पांव, गले हुए हाथ, भरी हुई आंखें, गर्भपतित मानव की किसलई शाखें, वैश्या व औरतों के बूढ़े अस्तित्व, इससे पृथ्वी पीड़ित है, निगोड़ी जीवित है। सपाट बयानी, जो साठोत्री कविता की एक मूल विशेषता मानी जाती है कि इन कवियों ने जिस परिवेश को देखा, जिससे साक्षात्कृत हुए, उसको अपने सपाट और स्पष्ट स्वरों में अभिव्यक्ति प्रदान की। साठोत्री कविता अनुभव की आंच से तपाकर लिखी गई कविता है। इस कविता की भाषा रोजमर्रा की चालू भाषा है। उसमें साफ गोई है, सपाट बयानी है, जीवन के कटु यथार्थ को सीधी सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। कवि धूमिल कहते हैं, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है, जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। व्यक्ति के अवमूल्यन का चित्रण, यह वह कविता है जो लुभाती नहीं अपितु सोचने के लिए विवश करती है। जितने भी व्यक्ति के नैतिक मूल्यों का अवमूल्यन इस युग में इन कवियों ने देखा था, उसका स्पष्ट ईमानदारी के साथ उसको अभिव्यक्त किया अपनी कविता के माध्यम से। अंतिम विशेषता की बात करते हैं, अभिव्यंजना की ईमानदारी। इस काव्य धारा की भाषा अभिधात्मक है, लाक्षणिक कम है। ईमानदार अभिव्यंजना ने
इन कवियों को एक ऐसे बिंदु पर ला खड़ा किया जहां बिंबों का मोह टूट गया और प्रतीकों का मूल्य कम हो गया। हम देखते हैं कि नई कविता में बिंब और प्रतीक के प्रति जो नयापन था, जो आग्रह था, वो इस साठोत्तरी कविता में हमें देखने को नहीं मिलता है। इन कवियों ने बिंब और प्रतीकों का इस्तेमाल केवल वहीं पर ही किया जहाँ पर जीवन की निर्मम सच्चाइयों को अभिव्यक्ति प्रदान की। इसलिए इन कवियों ने अपनी भाषा को केवल अभिधात्मक स्तर पर ही रखा ताकि वो सामान्य जनजीवन को भी समझ में आ सके। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं साठोत्तरी कविता समकालीन जीवन का पूरा भूगोल प्रस्तुत करने वाली कविता है। उसमें साठोत्तर भारत का सही मानचित्र सही रेखाओं द्वारा प्रकट किया गया है। परिवेश का इतना सच्चा, निर्मम, यथार्थ और साक्षात्कृत जीवन किसी दूसरी कविता में कहाँ है। वस्तुतः ये कवि आज के परिवेश और प्रशासन में व्याप्त झूठी भाषा को सही शब्द दे रहे हैं। इन्होंने चौराहों पर खड़े होकर झूठी शक्लें देखी हैं, नकली नकाब देखे हैं, बदलते दृश्य देखे हैं, दुनिया के नक्शे में अपने देश की और अपने नक्शे में दुनिया की बदलती स्थितियों को पढ़ा है, गरीबों की आह देखी है, धनवानों के ठहाके देखे हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि साठोत्तर कविता मोहभंग, आक्रोश, अस्वीकार, तनाव और विद्रोह की कविता है। उसका मुहावरा नया है, शैली बेप्रद है और इसके साथ में ही एक नई जिजीविषा का रंग है वो विद्यमान है। जिजीविषा का जो रंग है वो गहरे स्तर तक व्याप्त है। तो आज हमने सन 1960 के बाद की साठोत्तर कविता के बारे में अध्ययन किया, उसके परिवेश, उसकी पहचान, उसकी प्रवृत्तियों को हमने गहराई से समझा और सीखा। धन्यवाद।